पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम स्टार्ट करते हैं। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बोलस क्या होता है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे अगर थ्रोम्बस बनता है, किसी भी जगह पे थ्रोम्बस अगर बनता है और अगर वो लोकलाइज्ड है, अगर वो वहीं पे रहता है तो हम उसको थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर वो डीटैच होके क्या करना शुरू कर दे, ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एम्बोलस। तो इसी तरह आपने जो हमारा पल्मोनरी एम्बोलस होता है, ये भी इसी तरह होता है। ये बॉडी में किसी जगह पे बनता है, लेकिन ये ट्रांसफर हो जाता है किस में? आपकी लंग्स में आ जाता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलस। अब इसकी पहले तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर मैं इसकी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाईजान इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने याद रखना है कि क्या होगी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जो पल्मोनरी एम्बोलस है, जो पल्मोनरी एम्बोलस है, वो क्या कॉज कराएगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी जो आर्टरी होगी उसकी क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और इट्स ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरी या इसकी किसी ब्रांच की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाय फॉरेन मटेरियल। ठीक है, बाय फॉरेन मटेरियल मतलब कोई भी बाहर से चीज आई जिससे पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलस। और मोस्ट कॉमनली इट इज थ्रोम्बस। ये क्या होता है? थ्रोम्बस होता है, जो कि आपकी डीवीटी में बनता है। इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आपकी लंग्स में क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू फॉरेन बॉडी इन पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें आपकी बुक ने लिखा है कि भाईजान इसमें क्या होगा? जो एल्वेलाई होंगे, जो आपके एयर सैक्स हैं, वो क्या होंगे? वेल वेल वेंटिलेटेड। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेंटिलेशन है, अलाउ वन स्टूडेंट, कौन सी स्टूडेंट? मैंने तो इसमें अलाउ वाला चक्कर ही नहीं रखा, कोई भी ऐड हो सकता है। तो वो दोबारा ट्राई करें, उनका हो जाएगा ज्वाइन। अच्छा, एल्वोलाई, जो एल्वोलाई होते हैं, नहीं हो रहा है ऐड। बाकी उनका शायद इंटरनेट का इश्यू होगा, या उन्हें कहे कि मोबाइल को रीस्टार्ट करें, क्योंकि देखो बाकी 19 बच्चों का तो हो गया ना ज्वाइन। तो उन्हें कहे कि थोड़ा सा रीस्टार्ट करके दोबारा ट्राई करें। अच्छा, एल्वोलाई, जो एल्वोलाई होंगे दे आर वेल वेंटिलेटेड। उनकी जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, उनमें एयर प्रॉपर आ रही है। एयर क्या है? प्रॉपर आ रही है। बट नॉट परफ्यूज्ड। क्यों? देखो उनकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई है? कंप्रोमाइज हो गई है। बट उनमें उनमें जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलाई में क्या होता है? एल्वोलाई आर वेल वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज्ड। उनमें ब्लड नहीं आ रहा होता, बट उनमें एयर प्रॉपर आ रही होती है। तो हमने पढ़ा था कि हम एक होती है वी ओवर क्यू रेशो। तो मैंने आपको बताया था कि वी हमें क्या बताती है? वेंटिलेशन के कितनी एयर आ रही है, और क्यू हमें क्या बताता है? क्यू हमें बताता है कि कितना ब्लड आ रहा है। तो इसमें होता क्या है? जो क्यू होता है, क्यू हो गया जीरो। ठीक है, क्यू हो गया जीरो। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई वैल्यू नीचे जीरो आ जाए, नीचे से जीरो आ जाए, तो वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर क्यू वी ओवर क्यू की वैल्यू वन हो तो मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। अगर ये बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी वैल्यू है, तो इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, जिससे होगा क्या कि आपको शॉर्टनेस और ब्रेथ वाले साइन आएंगे। तो आपने याद रखना है, पल्मोनरी एम्बोलस में क्या आता है? आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। ये ड्यू टू मोस्ट कॉमनली ड्यू टू थ्रोम्बस। और जो एल्वोलाई होंगे दे आर वेल वेंटिलेटेड बट दे आर नॉट परफ्यूज। उनमें ब्लड नहीं आएगा। उसके बाद आप इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी वो ये होती है मोस्ट कॉमनली, हमने कल पढ़ा था डीवीटी। डीवीटी में क्या होता है? जो आपकी डीप वेन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बस बनता है। तो आपकी क्या होगी? डीवीटी होगी। डीवीटी में क्या होगा? एक थ्रोम्बस बनेगा। थ्रोम्बस क्या बनेगा? इम्बोलस बनेगा। वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। जो वो इम्बोलस है वो कहाँ पे आ जाएगा? आपकी राइट हार्ट में। ठीक है, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। राइट हार्ट के बाद वो कहां पे चला जाएगा? वो चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, वो जब लंग्स में जाएगा तो अगर वो बड़े साइज का है तो वो क्या कॉज करा देगा? वो आपके कॉज करा देगा ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलस। हम इसको आगे चलते हैं, आगे इसको अब इसको प्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाईजान इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। जो पल्मोनरी एम्बोलस है इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? आपके पास मरीज किस तरह आएगा? तो आपने याद रखना है, सबसे पहले उसको क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, उसको क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसको सांस नहीं सही आएगा। या फिर उसको क्या होगा? सडन डिस्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसमें अचानक होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल डिस्निया भी कहते हैं और सडन डिस्निया भी कहते हैं। अचानक उसको सांस आना बंद हो जाएगा। या फिर वो कहेगा कि मेरी जो चेस्ट है उसमें पेन हो रही है, प्लूरेटिक
चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन का मतलब ये होता है कि उसको इस तरह फील होगा कि जो उसकी चेस्ट कैविटी है इसमें कोई चीज रगड़ खा रही है, ठीक है, शार्प पेन होगी, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और क्या होगा, सडन डिस्निया होगा, और क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, और क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या है कि उसका हार्ट रेट ज्यादा हो गया फीडबैक की वजह से। या फिर उसको क्या होगा, टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी से तेज तेज सांस लेगा, गहरे गहरी और तेज तेज सांस लेगा। और आपको पता है जब भी टेकिपनिया होता है तो क्या होगा, वो पेशेंट तेज तेज सांस लेगा तो क्या होगा कि जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा रिमूव होगी, जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल्दी से रिमूव होगी। जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से रिमूव होगी तो पीछे वो क्या हो जाएगा, उसको उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। क्यों, क्योंकि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है, तो जब आप एसिड को रिमूव कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों, आपने याद रखना है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों होती है, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है, उसको टेकिपनिया है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो स्टूडेंट को थोड़े बहुत तंग करती है वो क्या है, जब आपने याद रखना है, अगर तो क्या हो, स्मॉल इम्बोलस हो, ठीक है, अगर क्या हो, स्मॉल स्मॉल इम्बोलस हो, मतलब छोटा सा इम्बोलस है, तो वो कुछ नहीं कहता, वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि देखो लंग्स की होती है डुअल सप्लाई, इसकी हम आगे जाके भी बात करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो जो अगर स्मॉल इम्बोलस हो तो वो एसिम्टोमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि लंग्स की डुअल सप्लाई होती है, एक तो पल्मोनरी सप्लाई होती है और एक हमने पढ़ा था ब्रोंकियल सप्लाई होती है, ब्रोंकियल आर्टरी भी लंग्स को सप्लाई करती है। तो अगर एक एक ब्रांच में छोटा सा इम्बोलस फंस भी जाए तो उससे कोई लंग्स को खास फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्मॉल इम्बोलस होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। लेकिन मसला फिर कहां पे आता है, मसला यहां पे आता है, लार्ज इम्बोलस पे, ठीक है, लार्ज या फिर सैडल शेप्ड, ये मैं समझाता हूं सैडल शेप क्या होता है, ठीक है, सैडल शेप्ड इम्बोलस। अगर क्या हो, लार्ज इम्बोलस हो या फिर क्या हो, सैडल शेप्ड इम्बोलस हो, तो उससे बहुत मसले आते हैं। उससे मसला क्या आता है, आपको आपकी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, ठीक है, जो आपका पेशेंट है अगर उसमें लार्ज इम्बोलस लंग्स में जाके फंस जाए तो उसकी क्या हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। सडन कार्डियक डेथ, वो अचानक मर सकता है कार्डियक इश्यूज की वजह से। इसकी क्या वजह है, देखो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। फर्ज करो मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूं, ये क्या है, ये आपका क्या है जी, ये है आपका राइट एट्रिया, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ऐसे ही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और आपको पता है जब पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक राइट लंग में चली जाती है, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है। तो ये क्या होगी, ये दो में डिवाइड हो जाएगी इस तरह, ऐसे ही है, ये दो में डिवाइड हो जाएगी। एक क्या होगी, एक होगी राइट और एक होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही है ना, हम सीवीएस में बार बार ये पढ़ते रहे हैं। अब मसला कहां पे आता है, एक पेशेंट था, उसको डीवीटी हुआ, उसका एक बड़ा सारा इम्बोलस उसके राइट एट्रियम में आ गया, वेन से उसने सफर किया और वो किस में आ गया, वो राइट एट्रियम में आ गया, ये हमारा बड़ा सा क्या है, इम्बोलस है। अब ये जो इम्बोलस है, ये इम्बोलस किस में आ गया, ये इम्बोलस अब आ गया राइट वेंट्रिकल में, ये इम्बोलस इसमें आ गया। फिर इसने क्या किया, यही इम्बोलस ट्रेवल करके चला गया किसमें आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, और जहां पे बाइफरकेशन हो रही थी, जहां पे ये पल्मोनरी आर्टरी बाइफरकेट हो रही थी, यहां पे जाके ये फंस गया, और ये कुछ इस तरह की शेप का होगा, ठीक है, इस तरह की, मतलब ये इसने दोनों तरफ अपने पंजे गाड़े होंगे, ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है सैडल शेप, ठीक है, सैडल शेप। और आपने कभी घुड़सवारी की हो या घोड़ा देखा हो तो घोड़े के जो पांव होते हैं, उसके जो खुर होते हैं, उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, हम एक लोहे के इस तरह की ना, इस यू शेप एक स्ट्रक्चर लगाते हैं इस तरह, इसको हम कहते हैं सैडल, जो घोड़े के पांव होते हैं, ताकि उसके जो नाखून या वो जो भी उसके पांव होते हैं वो जल्दी से डिसॉल्व ना हो, हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, लोहे के इस तरह सैडल लगा देते हैं। तो अगर आप गौर करें कि जो आपका इम्बोलस
है जो ब्लॉकेज कॉज कर रहा है वो किस शेप का है, सैडल शेप का। तो वो ये कहता है कि भाईजान जब आपका इम्बोलस क्या होगा, लार्ज होगा या फिर वो सैडल शेप का होगा। तो अब देखो, गौर से देखो, ये दोनों तरफ इसने पंजे गाड़े हुए हैं, दोनों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की हुई है, तो ये क्या कर देगा, टोटली ब्लॉक कर देगा। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की सप्लाई है दोनों लंग्स की, वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इससे आपको क्या हो सकता है, इससे आपको सडन कार्डियक डेथ। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपका सैडल शेप एम्बोलस फंसेगा बाइफर्केशन पे, तो क्या होगा, ना आपकी राइट वाली में ब्लड जाएगा ना लेफ्ट वाली में ब्लड जाएगा, तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लंग्स की सप्लाई बिल्कुल ही नहीं जाएगी। जब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो आगे लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाएगा तो आगे बॉडी में नहीं जाएगा, जब बॉडी में नहीं जाएगा तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाओगे, क्योंकि ब्लड ही नहीं मिल रहा। तो इसको हम समझते हैं। देखो, वो ये कहता है कि जो आपके लार्ज और सैडल शेप्ड थ्रोम्बस होते हैं, वो क्या, एम्बोलस होते हैं, वो क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये क्या करते हैं, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको फिल ही नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक होती है तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड ही नहीं जाता, जिससे एओर्टा में ब्लड नहीं जाता और आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। या फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड जब आपकी देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग हुई पड़ी है और आगे आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है वो तो ब्लॉक हुई पड़ी है, तो देखो यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे। ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये बेचारा जोर लगाएगा, अपना पूरा जोर लगाएगा कि मैं किसी तरह इस ब्लॉकेज को खत्म कर दूं। तो जब ये जोर लगाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी आरवीएच। आरवीएच का क्या मतलब होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आपने याद रखना है, जो लार्ज और सैडल शेप थ्रोम्बस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो बाइफर्केशन होती है, बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपकी दोनों पल्मोनरी आर्टरीज की 100% सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं होती। जब वो फिलिंग नहीं होती तो ना लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होता है और आपकी क्या हो जाती है, आरवीएच, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव। ये सारा जो हमने अभी अभी पढ़ा, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। तो आपका जो पेशेंट होगा वो किस में चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको सीवीएस में पढ़ा चुका हूं। तो मेरी बात समझ आई है यहां तक, कि अगर छोटा एम्बोलस होगा तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसके कोई खास सिम्टम नहीं आती। बट अगर बड़ा हो और सैडल शेप्ड हो तो सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिल नहीं होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक हो गया? आई होप कि आपको मेरी बात यहां तक समझ आ चुकी है। जरा मुझे बता दें कि यहां तक बात क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी मेडिसिन में भी लिखा हुआ है। तलहा को क्लियर है, डॉक्टर समीना को भी क्लियर है, बाकी बाकी भी जरा बता दें। चलें ठीक है, तकरीबन सबको क्लियर है। हम आगे चलते हैं। और अब आपने गौर करना है कि अब हम इसमें टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं। कंसेप्ट इसमें यही था और हम इसमें टेस्ट कौन सा करते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ये क्या है, ये टेस्ट ऑफ चॉइस है। ये क्या है, टेस्ट ऑफ चॉइस है। और इसमें हम क्या करते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। उसके बाद हम इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, जब हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी करते हैं तो क्या होता है, आपको साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, जो आपका हार्ट होगा वो टैकीकार्डिया होगा, और उसको कौन सा टैकीकार्डिया होगा, साइनस टैकीकार्डिया। ये आपको ईसीजी पे इसकी फाइंडिंग मिलती है। और आपको क्या मिलेगा, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, S1, Q3 और T3। इसका क्या मतलब है, देखो, जो आपकी लीड वन होगी ना, लीड वन में आपको क्या मिलेगी, आपको डीप एस वेव मिलेगी। ये जब हम ईसीजी करेंगे ना, मैं आपको करवाऊंगा भी कि जो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट होता है, इसको हम कैसे देखते हैं ईसीजी से। जो आपकी लीड वन होगी, इसमें आपको डीप एस वेव मिलती है। जो लीड थ्री होती है, इसमें आपको डीप क्यू वेव मिलती है। और जो आपकी लीड थ्री होती है, इसमें आपको क्या मिलती है, डीप टी वेव मिलती है। तो जब हम ईसीजी करेंगे, मैं इसकी आपको डिटेल भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपने मेरे ऊपर यकीन रख लेना है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट होता है, इसमें क्या होता है, S1 आपको डीप मिलेगा, किसमें मिलेगा, लीड वन में। आपको लीड थ्री में क्यू डीप मिलेगा और लीड थ्री में T3 जो टी है वो डीप मिलेगा। तो आपकी बुक ने बड़ा शॉर्ट करके इसको लिखा हुआ है, इसलिए आपने इसको समझ जाना है कि इसमें क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गए इसके टेस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और वो बहुत आसान है, लाइन ऑफ जहन। ठीक है, लाइन और या जितने भी जिंदा इंसान है,
इनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इनमें थ्रोम्बस नहीं बनता। लेकिन हमें पता है जब एक इंसान मर जाता है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, उसकी जो ब्लड वेसल होती हैं, वो क्या होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो उनमें थ्रोम्बस बन जाता है। अब आप लोग फर्ज करो आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हो किर्गिस्तान से वापस जाके, और आपको एक पोस्टमार्टम करना पड़ जाता है, और आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि आया कि ये पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म से मरा है या फिर जो इसके मरने के बाद इसमें थ्रोम्बस बने हैं। दोबारा सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को ये समझ नहीं आता। आप चेक करना चाह रहे हैं कि आया कि इस पेशेंट में जो थ्रोम्बस था वो पहले का बना हुआ है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, तो या फिर इस लंग्स हैं इसके मरने के बाद थ्रोम्बस बना है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं लाइन ऑफ जान से। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको, गौर से देखना, बहुत आसान है। लाइन ऑफ जान को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ जान ये डिफरेंशिएट करती है किसमें, प्री मोर्टम, मोर्टम कहते हैं मौत को, एम से आपने क्या याद रखना, मौत को, मौत से पहले थ्रोम्बस फॉर्मेशन को, या फिर पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम, मौत से बाद में अगर आपने डिफरेंशिएट करना है कि आया कि कोई थ्रोम्बस मरने से पहले बना था या बाद में बना था, तो उसको आप कैसे चेक करोगे, मैं बताता हूं आपको कैसे चेक करोगे। आपने क्या करना है, आपने अगर आप लंग्स में चेक करना चाह रहे हो तो आपने लंग्स का क्या करना है, लंग्स में ऑक्सीजन लगानी है, मतलब लंग्स को कट करना है और उसमें जो जो एक थ्रोम्बस को निकालना है बाहर, और उसको आपने उसकी जब आपने स्लाइड बनाई, हिस्टो स्लाइड बनाई, और अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अल्टरनेटिंग लेयर्स मिली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ प्लेटलेट्स, एंड फिब्रिन, मतलब प्लेटलेट्स और फिब्रिन की, मैं इसको डायग्राम से भी समझाता हूं। आपको एक लेयर मिलेगी किसकी, प्लेटलेट और फिब्रिन की, और वो क्या होगी, पिंक होगी। और आपको क्या मिलेंगे, और एंड आरबीसीज मिलेंगे, और आरबीसीज किस कलर के होते हैं, ये होते हैं रेड कलर के। इसकी डायग्राम कैसे मिलेगी, देखो गौर से देखना, आपको ना इस तरह कुछ लाइनें मिलेंगी। जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे वो थ्रोम्बस देखा, तो अगर आपको कुछ इस तरह की लाइनें मिलें, अगर इस तरह की आपको कुछ लाइनें मिलें, और उसमें क्या हो, उन लाइनों में क्या हो, प्लेटलेट और फिब्रिन, हो इन लाइनों में, तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ जान, ठीक है, लाइंस ऑफ जान, ZAHN, ठीक है, जान, लाइन ऑफ जान। और इसमें आपको एक और लेयर मिलेगी किसकी, आरबीसी की, और वो किस कलर की होगी, वो रेड कलर की होगी। तो उसको मैं रेड से बना देता हूं, ये आपके आरबीसीज हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको थ्रोम्बस में क्या मिले, अल्टरनेटिंग लेयर्स मिले किसकी, प्लेटलेट और फिब्रिन की, किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और आपको एक लेयर किसकी मिले, आरबीसी की मिले, जो कि क्या है, रेड है। तो आपको एक लेयर पिंक मिलेगी, एक लेयर रेड मिलेगी, फिर पिंक मिलेगी, फिर रेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ जान, ठीक है, अल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ जान या लेयर्स ऑफ जान। अब ये अच्छा, अब ये हमें कहां मिलेंगी, आपने कहना है, अगर क्या है, अगर इफ लाइंस ऑफ जान आर प्रेजेंट, अगर लाइंस ऑफ जान प्रेजेंट है थ्रोम्बस में, और जो थ्रोम्बस है, ये आपकी बुक पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ, पैथोमा पे लिखा हुआ है, जो थ्रोम्बस है वो अटैच्ड है किसके साथ, अटैच्ड है वॉल के साथ, अटैच्ड विद वॉल, जो कैपिलरी है या आर्टरी है उसकी दीवार के साथ अगर थ्रोम्बस अटैच है, और उसमें क्या है, लाइन ऑफ जान्स हैं, तो आपने क्या कहना है, आपने फौरन समझ जाना है कि ये जो थ्रोम्बस था ये प्री मोर्टम था, ये उसकी मौत से पहले बना था। तो अगर ये लंग से निकलता है तो आपने कहना है कि इसकी मौत किससे हुई है, इसकी मौत हुई है पल्मोनरी एम्बोलस की वजह से। लेकिन आपको पता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद क्या होगा कि हमारे ब्लड में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी। अब उसको डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे, लाइन ऑफ जान से। अगर आपको लाइन ऑफ जान नहीं मिलती और आपका थ्रोम्बस जो वॉल है उसके साथ अटैच नहीं है, तो आपने कहना है कि ये जो थ्रोम्बस है, इफ नॉट, मतलब अगर ऐसा है तो आपने कहना है ये प्री मोर्टम था, ये मौत से पहले बना था। लेकिन अगर किसी पेशेंट का आपने थ्रोम्बस एग्जामिन किया, उसमें ना आपको लाइन ऑफ जान मिली और ना वो वॉल के साथ अटैच था, तो आपने क्या कहना है, इफ नॉट देन जो थ्रोम्बस था वो क्या था, पोस्टमार्टम था, वो उसकी मौत के बाद बना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्री मोर्टम और पोस्ट मोर्टम थ्रोम्बस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, अगर लाइन ऑफ जान हो
या फिर जो थ्रोम्बस है वो अटैच हो दीवार के साथ, तो हम क्या कहेंगे, इट इज प्रीमोर्टम। अगर जो थ्रोम्बस है वो अटैच हो, अगर वो ना अटैच हो और उसमें लाइन ऑफ जान्स ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। जल्दी से मुझे जरा बता दें कि इसकी समझ आई है, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी बताएं, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। तलहा को क्लियर हो गया, बाकी क्या कहते हैं? डॉक्टर अक्सा को भी क्लियर हो गया, डॉक्टर लाइबा को भी क्लियर है। चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं। बहुत आसान बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। आपको आज के बाद ये पता चल गया कि अगर एक बंदा मर गया है तो आप उसके मतलब कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो मरने के बाद थ्रोम्बस बना है या फिर मरने से पहले बना है। और आपको पता है कि मरने के बाद हमारा खून जम जाता है, हर बंदे का खून जम जाता है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बाय द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ जान्स एंड थ्रोम्बस, थ्रोम्बस की अटैचमेंट। हम आगे चलते हैं। लाइन ऑफ जान भी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि भाईजान इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, कि अगर एक बंदे को क्या हो गया है, पल्मनरी एम्बोलस हो गया, तो उसका आप ट्रीट कैसे करोगे? तो आपने कैसे याद रखना है, आपने सबसे पहले इसको देना है एंटीकोगुलेंट। मतलब कि उसकी कोगुलेशन की वजह से हो रहा है ना पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो आपने एंटीकोगुलेंट देने हैं, और उसमें क्या आता है, उसमें हेपरिन आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, हेपरिन आता है, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन आप दे सकते हो, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर दे सकते हो, या फिर फैक्टर 10 इनहिबिटर। और फैक्टर 10 इनहिबिटर कल मैंने एक बताया था, रिवोरोक्साबैन या डिक्साबैन। ठीक है, जितनी भी बैन बैन वाली ड्रग्स हैं वो सारी फैक्टर 10 इनहिबिटर हैं। तो आप इसके पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे लगाओगे, या फिर अगर उस किसी वजह से उसमें एंटीकोगुलेंट थेरेपी नहीं हो सकती, तो आप क्या लगाओगे, आईवीसी फिल्टर। ठीक है, आईवीसी फिल्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये ना एक, जिस तरह हम चाय को नहीं पुनते, जिस तरह एक चाय होती है, और चाय में जो पत्ती होती है उसको हम निकाल लेते हैं एक जाली की मदद से। इसी तरह हम क्या करते हैं, फर्ज करो ये आपकी क्या है, वेसल है, तो हम ना एक जाली नुमा एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं। तो अगर एक थ्रोम्बस है, जब वो यहां से गुजरेगा तो वो बेचारा यहीं पे रह जाएगा, जब वो यहीं पे रह जाएगा और आगे हमारा प्योर ब्लड आगे की चला जाएगा। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बुरी होती हैं, क्योंकि अगर हम ये ज्यादा देर तक लगाए रखें तो जितने भी थ्रोम्बस है वो इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, और वो बिल्कुल 100% क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है आईवीसी फिल्टर की। आईवीसी फिल्टर को आपने याद रखना, जिस तरह चाय की पोनी होती है ना, इसी तरह ये काम करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो इसकी टाइप्स बहुत आसान है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा एक दफा पढ़ा देता हूँ। आपने इसकी टाइप्स याद रखनी है फैट बैट से। ठीक है, फैट बैट से। फैट बैट से कैसे याद रखनी है, एफ से आपने क्या कहना है, एफ से आपने कहना है फैट एम्बोलिज्म। और इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है, ये जो इसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हमारी एशियन यूनिवर्सिटी में ये मशहूर, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, आपसे किसी ना किसी टीचर ने लाजमी पूछा होगा। तो वह क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूँ। इसमें से क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि एक पेशेंट है और उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसकी जो फीमर बोन है, जो उसकी क्या है, फीमर बोन है, जो उसकी फीमर टांग की हड्डी है वो टूट गई है, वो दो हिस्सों में टूट गई है। जो उसकी टांग की हड्डी है, जो सबसे मजबूत हड्डी है हमारे जिसमें, वो टूट गई है। और उसकी कुछ देर बाद, थोड़े से एक या दो दिनों के बाद, या वो सेम डे उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। एक पेशेंट था, उसकी टांग की हड्डी टूटी और उसकी डेथ हो गई है। और डेथ हमें पोस्टमार्टम पे पता चला कि डेथ क्यों हुई है, डेथ इज ड्यू टू पल्मनरी एम्बोलिज्म। डेथ क्यों हुई है, पल्मनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुई है। तो आप बताएं कि इसका क्या चक्कर है, क्यों डेथ हुई है। तो ये बड़ा एशियन में ना, आपसे तकरीबन हर टीचर ने क्वेश्चन ये पूछा होगा, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। मुझे याद है जब हम आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमें डॉक्टर कलीम रजा थे एक टीचर, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो खैर तब तो हमें नहीं था आया, लेकिन अब हम आंसर कर सकते हैं, तो आज के बाद इंशाल्लाह आप भी आंसर कर सकोगे। फैट एम्बोलिज्म में क्या होता है, देखो, जो फीमर होती है ना, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में क्या होता है, लॉन्ग बोन में फैट होती है। ठीक है, लॉन्ग बोन में क्या होती है, येलो बोन मैरो होता है, फैट होती है। 18 साल से जब आप ऊपर जाते हो, तो जो आपकी लॉन्ग बोन्स है, इसमें येलो बोन मैरो आ जाता है, फैट आ जाती है। जब ये टूटेगी, जब ये क्या होगी, जब ये टूटेगी तो क्या होगा, ये फैट किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ये फैट किस में आ जाएगा, ब्लड में। और जब ये ब्लड में आएगा तो ये आपके राइट हार्ट में जाएगा, राइट हार्ट में जाएगा। जब राइट हार्ट में जाएगा तो उसके बाद ये किस में जाएगा, उसके बाद ये लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और जिस ये क्या कॉज कराएगा, पल्मनरी एम्बोलिज्म कॉज कराएगा। तो इसको हम कहते हैं फैट एम्बोलिज्म। और ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है एशियन में। ठीक है, बहुत ज्यादा टीचर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पता चल गया कि जब भी कोई हड्डी टूटेगी तो आपने उसको पल्मनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करना है, अगर उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो ब्लड में आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, लंग्स उसकी ब्लॉक हो जाएंगी, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी, पल्मनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। या फिर
या फिर एक और लेडी है और वो बड़ी शौकीन है। वो क्या करती है, वो कहती है कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है और मैं पेट को कम करना चाहती हूँ। तो आपने यूट्यूब पे या आगे पीछे वीडियोस देखी होंगी, वो लिपोसक्शन करते हैं। मतलब अगर किसी मर्द या औरत के पेट में ज्यादा चर्बी चढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम लिपिड को सक कर लेते हैं, लिपिड्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको जब बाहर निकालते हैं, लिपोसक्शन करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो फैट होता है वो हमारे ब्लड में लीक हो जाता है। जो फैट होता है वो लीक हो जाता है और जिससे क्या हो जाती है, फैट एम्बोलिज्म हो जाती है। तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई हैं, अगर आपकी कोई लॉन्ग बोन टूट जाए या फिर लिपोसक्शन में इसका रिस्क होता है। ठीक है, तो किसका रिस्क होता है, लिपोसक्शन में और इसका फीमर बोन, मोस्ट कॉमनली फीमर बोन पूछा जाएगा या कोई भी लॉन्ग बोन पूछी जाएगी, और आपको क्या हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। और इसका क्लासिकल ट्राइएड, इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगी, तो जो इसमें ट्राइएड मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको न्यूरोजेनिक अबनॉर्मेलिटी, न्यूरोजेनिक अबनॉर्मेलिटी क्यों मिलेगी, क्योंकि जो आपकी फैट है अगर वो ब्रेन में चली जाए तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई डैमेज होगी, तो आपका जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, इस तरह की सिम्टम आएंगी। तो न्यूरोजेनिक सिम्टम्स आएंगी। और उसको क्या होगा, हाइपोक्सीमिया, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। क्यों, क्योंकि उसकी लंग्स की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है। उसके बाद उसको रैशेस बनेंगे, पिटैकियल रैश। ठीक है, पिटैकियल पिटैकियल रैश, पिटैकियल रैश कहते हैं धब्बे, उसको लाल लाल धब्बे बनेंगे जिसम पे, उसको हाइपोक्सिया होगा, और क्या होगा, उसको न्यूरोजेनिक सिम्टम्स आएंगे। हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको फैट एम्बोलिज्म का समझ आ गया है। बहुत आसान है और ये बड़ा मशहूर सवाल है कि एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, लंबी उसकी जो टांग की हड्डी है वो टूट गई है, तो उसकी कुछ देर बाद डेथ हो गई है, तो बताएं किस वजह से हुई है, तो आपने कहना फैट एम्बोलिज्म। हम आगे चलते हैं। अब है एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, आपने कभी गौर किया होगा, आप सब ने कभी ना कभी तो नर्स से इंजेक्शन लगवाया ही होगा या किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया होगा। तो आपने गौर किया होगा, जब हम इंजेक्शन भरते हैं तो हम उसकी एयर लाजमी निकालते हैं, हम कभी भी एयर एयर भरा इंजेक्शन नहीं लगाते। इसकी क्या वजह है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये वेसल है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, ब्लड है। अगर आप बड़े कारीगर बने और आपने एयर से भरा इंजेक्शन यहाँ पे लगा दिया, अब क्या होगा कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम है, इसकी कोई ओपनिंग तो है नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने एयर से भरा इंजेक्शन लगा दिया, आप बड़े उस्ताद बने और आपने एयर से भरा इंजेक्शन लगा दिया। जो एयर है वो उसके ब्लड में मूव करना शुरू कर देगी। जब वो लंग्स में जाएगी, किसी ऐसे स्ट्रक्चर में जाएगी, तो वो ब्लॉकेज कॉज कर देगी, तो जिससे उसको क्या हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म। तो इसलिए आपने याद रखना है, जब हम ड्रिप लगाते हैं, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम उसकी एयर लाजमी निकालते हैं। अगर आप एयर नहीं निकालोगे, अगर वैसे तो कहते हैं कि अगर 5 सीसी से ज्यादा एयर हो तो फिर एयर एम्बोलिज्म होती है। लेकिन अगर आप एयर नहीं निकालोगे इंजेक्शन से या ड्रिप से इंजेक्शन वो एयर नहीं निकालोगे, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकती है। ठीक है, तो वो बेचारा बुखार अपना ठीक करवाने आपके पास आएगा, लेकिन वो मरा हुआ वापस जाएगा ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म। तो इसमें होता क्या है, इसकी उसने दो बताई हैं हमें रीजन, नाइट्रोजन बबल प्रेसिपिटेट, नाइट्रोजन बबल प्रेसिपिटेशन। आपने याद रखना है, ये जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में छलांग लगाते हैं, वो आपको पता है वो ऑक्सीजन एक मास्क लगाते हैं, उन्होंने पीछे सिलेंडर बांधा होता है। तो वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, वो हमेशा नाइट्रोजन गैस इनहेल करते हैं। तो आपने याद रखना है, ये जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा स्कूबा डाइवर या जो सी में छलांग लगाते हैं, वो नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस का बबल बन जाता है, जिससे आपको क्या हो सकता है, जिससे आपको एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, इसकी और भी एक दो डिजीज है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है, एयर एम्बोलिज्म किस किस वजह से होता है, नाइट्रोजन बबल प्रेसिपिटेशन की वजह से, या फिर इट कैन बी एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक किसको कहते हैं, एट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक वाई वो यूज नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी कम होती है। इसको हम ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाद में पढ़ेंगे। एट्रोजेनिक क्या होता है, एट्रोजेनिक वो होता है कि जो हमारी अपनी नाहली से एक पेशेंट को नुकसान पहुंचता है, उसको हम कहते हैं एट्रोजेनिक। मतलब कि हम कोई गलती कर दें तो जो कोई नुकसान होगा उसको हम एट्रोजेनिक कहते हैं। तो अगर हम सिरिंज उसको कोई इंजेक्शन लगाएं और हम उससे एयर ना निकालें, तो क्या होगा, उसको एट्रोजेनिक एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। जो उसका इंजेक्शन होगा, उसमें इंजेक्शन में जो एयर होगी वो क्या होगी, वो उसकी ब्लड में चली जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, उसको एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। एट्रोजेनिक काज है। और इसका क्या है, इसमें है जी नाइट्रोजन बबल प्रेसिपिटेट है, एट्रोजेनिक सेकेंडरी टू इन्वेसिव प्रोसीजर। मतलब आपने कोई सेंट्रल आईवी लाइन पास करनी है, सेंट्रल
आईवी लाइन पास करनी है, या फिर कोई इंजेक्शन लगाना है, उसमें से आप एयर नहीं निकालोगे तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। और जो नाइट्रोजन बबल प्रेसिपिटेशन है, इसका उसने लिखा हुआ है कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम देते हैं हाइपरबैरिक। हाइपरबैरिक, हम हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देंगे। जब हम हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देंगे तो जो उसके बबल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम एयर एम्बोलिज्म को ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आता होता है गायनी में। ये गायनी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हेमाटोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि आपने हमेशा याद रखना है जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसमें ना आपका थोड़ा सा टिश्यू टिश्यू फैक्टर भी होता है। इसमें ना टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, कुछ टिश्यू फैक्टर, टिश्यू टिश्यू एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि आपकी कोएगुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जब हम क्या करते हैं ड्यूरिंग लेबर, जब जो हम लेबर करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करते हैं ड्यूरिंग लेबर, या फिर आर पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का क्या मतलब होता है, पार्टम का मतलब होता है बर्थ या डिलीवरी। मतलब जब डिलीवरी हो जाए उसको हम कहते हैं पार्टल पीरियड, और पोस्टपार्टम हम किसको कहते हैं, डिलीवरी के बाद वाला पीरियड। तो वो कहता है कि ड्यूरिंग लेबर जब डिलीवरी हो रही होती है, या फिर डिलीवरी के बाद वाले टाइम पे क्या होता है कि जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, वो अगर अगर वो किस में चला जाए, माँ की सर्कुलेशन में चला जाए, किस में चला जाए, सर्कुलेशन में चला जाए। और इसमें क्या होते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और टिश्यू फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं। ये मैंने आपको हेमाटोलॉजी में पढ़ाया था। तो एमनियोटिक फ्लूइड किस में चला जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है। जब ये सर्कुलेशन में जाता है तो वहां पे ये क्या कॉज कराना शुरू कर देता है, कोएगुलेशन। वहां पे ये क्या कॉज कराना शुरू कर देता है, कोएगुलेशन। और जब कोएगुलेशन होगी तो उससे क्या बनेंगे, थ्रोम्बस बनेंगे। और जब ये थ्रोम्बस बनेंगे तो इस थ्रोम्बस को हम क्या कहेंगे कि भाईजान ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड थ्रोम्बस है या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलस है अगर ये मूव करना शुरू कर दे। तो दोबारा सुने, जब डिलीवरी हो रही होती है या फिर डिलीवरी के बाद अगर गलती से या किसी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो किसमें चला जाए, मदर की सर्कुलेशन में चला जाए, तो उसकी उसकी सर्कुलेशन में क्या होना शुरू हो जाती है, कोएगुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलस कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 10 से 12 दफा एफसीपीएस में आ चुका है, वो क्या है, वो ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई है, इट लीड टू डीआईसी। तो मैंने आपको एक केस भी सुनाया था कि एक मदर थी और उसकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर उसको सांस नहीं सही तरह आ रहा, अगर वो उसकी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, तो आपने क्या कहना है, आपने उसका एपीटीटी और पीटीटी चेक किया तो आपको जो साइन एंड सिम्टम्स मिले किसके मिले, डीआईसी के। तो आपने किसको रूल आउट करना है कि उसको क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई था। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलस है, ये क्या करता है, ये डीआईसी कॉज कराता है। डीआईसी क्या था भला, मैंने हेमाटोलॉजी में पढ़ाया था। डीआईसी कुछ भी नहीं था। डीआईसी वाज डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, कि आपकी जो बॉडी है इसमें डिफरेंट जगह पे कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, इसको हम डीआईसी कहते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड जहां जहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डीआईसी स्टार्ट हो जाएगी, कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे जो मदर है वो मर भी सकती है। तो इसके हाई मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, मतलब मदर के मरने के चांसेस होते हैं। और इसमें ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है एमनियोटिक फ्लूइड वाले में। ये एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह लाजमी आएगा, अगर इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना आए लेकिन गायनी में ये लाजमी आएगा कि अगर एक मदर है और उसकी डिलीवरी हुई या डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग डिलीवरी अगर उसकी मौत हो जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, या उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया, तो बताएं क्या वजह थी। तो आपने कहना है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई या फिर डीआईसी। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसकी सारी समझ आ गई है। मैंने एक एक लाइन आपको बता दी है। अब अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी। मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम। अच्छा, मीडियास्टिनम होता क्या है वैसे? मीडियास्टिनम हम कहते हैं खाली जगह को। मीडियास्टिनम खाली जगह को किस कहते हैं? देखो, फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, राइट लंग है। और ये क्या है, दिस इज योर लेफ्ट लंग। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट लंग है। सिर्फ एक स्कीमेटिक डायग्राम है। आपने कहना है कि जो हमारी लंग्स के दरमियान जितनी भी ये खाली स्पेस होती है, जितनी भी खाली स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। जो आपकी चेस्ट कैविटी है, जो आपकी दो लंग्स हैं, दो लंग्स के दरमियान जितनी भी खाली स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अपर मीडियास्टिनम एंड लोअर मीडियास्टिनम। ठीक है, अपर एंड लोअर मीडियास्टिनम। और इसको हमने और भी डिफरेंट तरीकों में डिवाइड किया हुआ है, इंटीरियर मीडियास्टिनम, मीडियल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ये आप
आप एनाटॉमी की बुक से देख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको इतना इतना लाजमी पता होना चाहिए कि लंग्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। हम इसको देखते हैं कि मीडियास्टिनम में हमारे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से गुजारता हूँ कि मीडियास्टिनम जो होता है, मीडियास्टिनम में क्या क्या होता है। मीडियास्टिनम में आपका हार्ट पड़ा होता है, ठीक है, और क्या होता है, थाइमस पड़ा होता है, और क्या होता है, थाइमस, और आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स, थाइमस, और आपका क्या पड़ा होता है, एसोफेगस पड़ी होती है, एसोफेगस जो खुराक की नाली है वो पड़ी होती है, और क्या पड़ा होता है, एओर्टा पड़ा होता है, ठीक है, एओर्टा, हार्ट, थाइमस और लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मीडियास्टिनल मैसेज है, मतलब कुछ आपने देखा होगा कई पेशेंट है उनके जो चेस्ट होती है ना उनमें डिफरेंट आपको मैसेज फील हो रहे होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, मीडियास्टिनल मैसेज होते हैं। अब इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है, आपने इसको रटा ही लगाना है कि एंटीरियर मीडियास्टिनम में कॉमनली कौन से मैसेज आते हैं, मिडल में कौन से आते हैं और पोस्टीरियर में कौन से आते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि जो एंटीरियर मीडियास्टिनम होता है, जो एंटीरियर मीडियास्टिनम होता है, जो आपका एंटीरियर मीडियास्टिनम होता है, इसमें कौन कौन से मैसेज आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है थायराइड, थायराइड मतलब सब स्टर्नल, जो अगर थायराइड है, अगर थायराइड का ग्वाइटर हो गया, सॉरी थायराइड है और उसका ग्वाइटर हो गया है, जो जिसको हम गिलर्ड भी कहते हैं, अगर वो क्या हो गया है, उसका ग्वाइटर हो गया है, तो जो स्टर्नम है उसके नीचे इसका मैस आएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सब स्टर्नल मैस, और ये किसमें होता है, एंटीरियर मीडियास्टिनम में। और इसमें क्या होगा, जो थाइमस होता है, थाइमस, थाइमस हम पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके टी सेल होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपके टी सेल होते हैं ये मेच्योर कहाँ पे होते हैं, ये थाइमस में होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये 18 साल तक एक्टिव रहता है, लेकिन 18 साल के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाता है। जो थाइमस होता है हमारे दो लंग्स के दरमियान होता है, जहां पे हमारी मैनिब्रम होती है, मैनिब्रम के बिल्कुल ठीक पीछे होता है। तो उस ये 18 साल तक एक्टिवेट रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इसमें फैट हो जाती है। तो अगर वो कहता है कि अगर क्या हो जाए, थाइमस का नियोप्लेजिया हो जाए, थाइमस का क्या हो जाए, नियोप्लेजिया, इसका कैंसर हो जाए, तो आपको जो मैस होगा वो किसमें मिलेगा, इंटीरियर मीडियास्टिनम में मिलेगा। यहाँ फिर टेराटोमा है, टेरिबल लिम्फोमा है, ये सारी आपको अगर चीजें मिले तो ये किसका मैस होगा, इंटीरियर मीडियास्टिनम का। उसके बाद मिडल मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम में कौन कौन से मैसेज आते हैं, तो इसमें सिर्फ आपने इसको याद करना है, मैं इसमें क्या समझाऊं, तो मिडल जो मीडियास्टिनम है इसमें क्या क्या आते हैं, अगर आपकी जो खुराक की नाली है एसोफेजियल कार्सिनोमा, तो आपको किसमें फील होगा, एसोफेजियल कार्सिनोमा, एसोफेजियल कार्सिनोमा आपको किसमें फील होगा, मिडल मीडियास्टिनम में। या फिर आपको क्या होगा, हियाटल हर्निया, ठीक है, अगर जो आपकी स्टमक है, इसको हम जीआईटी में पढ़ेंगे कि जो हियाटल हर्निया होता है, आपकी जो स्टमक का फंडस होता है ना, वो ऊपर चेस्ट कैविटी की तरफ प्रोट्रूड आउट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं हियाटल हर्निया। ये मैं आपको जीआईटी में पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो ये हमें कहाँ पे फील होता है, मिडल मीडियास्टिनम में। और इसके अलावा एक होती है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, इसमें हमें कौन कौन सा मैस मिलता है, तो आपने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो मल्टीपल माइलोमा होता है, मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा हमने क्या कहा था, हमने उसमें पढ़ा था हिमाटोलॉजी में, जो प्लाज्मा डिस्क्रेसिस या प्लाज्मा सेल्स अगर अब नॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, मैंने हिमाटोलॉजी में पढ़ाया था। तो मल्टीपल माइलोमा का जो मैस होगा वो कहाँ पे आपको मिलेगा, अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो आपको कहाँ पे मिलेगा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। इसमें सिर्फ याद करने वाली बात है, कोई भी समझने वाली बात नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात आई है, और वो क्या है, वो है मीडियास्टिनाइटिस, ठीक है, मीडियास्टिनाइटिस। अगर आपकी जो मीडियास्टिनम है, जो मीडियास्टिनम है इसकी क्या हो जाए, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर आपकी क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए किसकी, मीडियास्टिनम की, तो क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियास्टिनम को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनाइटिस। जिस भी लफ्ज के एंड में आइटिस आ जाए ना, इस उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो मीडियास्टिनाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियास्टिनम। वो ये कहता है कि इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप का क्या मतलब होता है, मैंने कल भी ये बताया था, जब आप ऑपरेशन कराते हो तो उसकी बाद वाली जितनी भी कंडीशन होती है उसको हम पोस्ट ऑप कंडीशंस कहते हैं, कि ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन। मतलब आपने कोई ऑपरेशन करवाया थोरैक्स का, या आपका कोई दिल का ऑपरेशन हुआ या लंग्स का ऑपरेशन हुआ, तो अगर ऑपरेशन के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, आपका मीडियास्टिनम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये कहता है कि जो मोस्ट कॉमन है ऑपरेशन के बाद, अगर हम कोई थोरैक्स का ऑपरेशन कराएं और मोस्ट कॉमन हमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियास्टिनम हो जाता है। तो
तो यही उसने बात लिखी हुई है कि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक प्रोसीजर्स, मतलब आपने कोई दिल का या थोरेक्स का कोई भी ऑपरेशन कराया है तो आपको क्या हो सकता है, आपको मीडियास्टिनाइटिस हो सकता है लेस देन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है तो मोस्ट कॉमन क्या है, मीडियास्टिनाइटिस है। या फिर क्या हुआ कि जो आपकी खुराक की नाली थी, एसोफीजियल परफोरेशन, जो आपकी खुराक की नाली थी इसमें सुराख हो गया, ये लीक हो गई, तो ये हम जीआईटी में पढ़ेंगे ये क्यों लीक होती है। तो एसोफिजियल परफोरेशन में भी क्या होगा, जो आपकी खुराक की नाली वाला मटेरियल है वो आपकी मीडियस्टिनम में आ जाएगा और आपकी मीडियस्टिनम की क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। या फिर आपने क्या कहना है, स्प्रेड ऑफ ओडोंटोजेनिक, मतलब फर्ज करें कि आप लोग ब्रश करना पसंद नहीं करते, आप ब्रश नहीं करते या आप अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते, या फिर आपके कोई दांतों का इन्फेक्शन हो गया है और वो दांतों का इन्फेक्शन आपकी मीडियास्टिनम तक भी आ सकता है, तो वो ये कहता है कि ओडोंटोजेनिक या फिर रेट्रोफ्रेंजियल, आपको कोई फ्रेंजाइटिस हुआ, आपका कोई गले का इन्फेक्शन हुआ और वो भी किस तक फैल सकता है, मीडियास्टिनम तक। तो इसके रिस्क फैक्टर आपने याद रखने हैं। अगर आपको एक पेशेंट है और उसका ऑपरेशन हुआ है, थोरेक्स का ऑपरेशन हुआ है और 14 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फ्लेमेशन हो गई है मीडियास्टिनाइटिस की, तो ये एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद अगर उसकी जो एसोफेगस है, जो खुराक की नाली है वो परफोरेटेड है, वो लीक है, तो उसमें भी मीडियास्टिनाइटिस हो सकती है। या फिर दांत के जो इन्फेक्शन होते हैं, रेट्रोफ्रेंजाइटिस होता है, वो भी फैल सकता है मीडियास्टिनम तक, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, मीडियास्टिनाइटिस हो जाएगा। उसके बाद अगर ये क्या हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, ठीक है, जो मीडियास्टिनाइटिस है अगर ये क्या हो जाए, क्रॉनिक हो जाए तो क्या होगा, अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो क्या होगा, तो आपने कहना है कि इसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोजिंग हो जाएगी, ठीक है, इसमें फाइबर्स बन जाएंगे, फिब्रोजिंग हो जाएगी, फिब्रोजिंग मीडियास्टिनाइटिस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फिब्रोजिंग मीडियास्टिनाइटिस। एंड इट इज ड्यू टू, डीटी का मतलब है ड्यू टू इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो आपने याद रखना है, एक ये अपने बात पल्ले बांध लो, जब भी इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होती है ना, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है फिर वो ठीक हो रही है, फिर हो रही है, फिर ठीक हो रही है, तो हमें क्या जो टिश्यू होता है उसमें ना फिब्रोसिस हो जाती है, उसमें फाइबर्स बन जाते हैं और उसमें एक स्कार बन जाता है। तो आपने याद रखना है, जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा फिब्रोजिंग होती है, उसमें क्या होती है, हमेशा फिब्रोजिंग होती है। क्यों? क्योंकि हीलिंग, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर हीलिंग, फिर इन्फ्लेमेशन, तो फिब्रस स्कार्स बन जाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो मीडियास्टिनम है उसकी फिब्रोजिंग हो जाएगी। और वो ये कहता है कि एक बैक्टीरिया है, इट इज मोस्ट कॉमनली एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मा, ये एमसीक्यूज है। हिस्टोप्लाज्मा 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 कैप्स्यूलेटम ये बैक्टीरिया का नाम है, ये आपने लाजमी याद रखना है, ये एमसीक्यूज है कि जो मीडियास्टिनाइटिस है, इसका जो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें इन्फ्लेमेशन में, तो आपने क्या कहना है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्स्यूलेटम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्स्यूलेटम। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अगर आपके पास एक मरीज आता है मीडियास्टिनाइटिस का, तो उस बेचारे में क्या क्या होगा, तो आपने याद रखना है, जब भी इन्फ्लेमेशन हो, जब भी इन्फेक्शन हो, तो क्या होगा, फीवर होगा, पेशेंट को बुखार लाजमी होता है। जब भी इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, तो आपने कहना है पेशेंट को बुखार लाजमी होगा। तो पहले हमें ये इन्फ्लेमेशन है मीडियास्टिनम की, तो बुखार होगा, और क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, और क्या होगा, उसमें जो ईएसआर है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, जो ईएसआर होती है, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, ये ज्यादा हो जाती है। और जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी सीआरपी, सी रिएक्टिव पेप्टाइड भी ज्यादा हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी ना कॉमन सिम्टम्स हैं किसकी, इन्फ्लेमेशन की। जब इन्फ्लेमेशन होती है फीवर भी होता है, जब इन्फ्लेमेशन होती है ईएसआर रेज होती है, जब इन्फ्लेमेशन होती है सीआरपी इंक्रीज होता है। और क्या होता है, चूंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो आपके फौजी भी ज्यादा हो जाएंगे, तो डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी। और क्या होगा, जो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब चेस्ट पेन होती है, जो वो इशारा करेगा कि जो उसकी मीडियास्टिनम है उस पे उसको पेन होती है, या फिर उसका जो स्टर्नल वाउंड ड्रेनेज, या फिर स्टर्नल वाउंड ड्रेनेज, जो उसकी स्टर्नम की हड्डी होगी ना, स्टर्नम हड्डी होगी, उस पे जख्म होगा और उसको आपने ड्रेन करना होगा, ठीक है। तो स्टर्नल वाउंड ड्रेनेज होगी, चेस्ट पेन होगी, सीआरपी रेज होगा, डब्ल्यूबीसी रेज होगा, टैकीकार्डिया होगा, फीवर होगा। ये इसके क्या है, ये दीज आर ऑल क्लिनिकल फैक्टर्स। अब जरा मुझे बताएं कि मेडिस्टिनाइटिस की समझ आ गई है।